देखिए, प्लीज सबको अपना माइक ऑफ कर लें, प्लीज सबको अपना माइक ऑफ कर लें। हाँ, देखिए क्या है कि बैंक का जो एनडीटीएल है वो 1000 करोड़ है, ठीक है। अब 1000 करोड़ में बैंक चाहती है कि सारा का सारा पैसा ये किसमें प्रोवाइड कर दे, लोन में प्रोवाइड कर दे, लेकिन आरबीआई इसको रोक देती है। तो आरबीआई इसको बोलती है कि 3% आपको सीआरआर और 18% आपको एसएलआर के फॉर्म में इसको मेंटेन करना है। तो 3% का मतलब 1000 करोड़ का क्या हो गया, 3% 30 करोड़, और 18% क्या हो गया 1000 करोड़ का, 180 करोड़। तो टोटल 210 करोड़ बैंक को इसको रिजर्व के फॉर्म में मेंटेन करना है। अब क्या बचा, तो अब बचता है 790 करोड़। तो अब बैंक के पास 790 करोड़ है, बैंक इसका जो चाहे कर सकती है, लोन में प्रोवाइड करे या जहां चाहे वो इन्वेस्ट कर सकती है। तो बैंक को दिखा कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी सेल हो रहा है, तो बैंक ने जाके इसका गवर्नमेंट सिक्योरिटी परचेज कर लिया, क्योंकि बैंक को इस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है। तो और बैंक के पास ये 790 करोड़ में से सपोज करिए बैंक ने 100 करोड़ का गवर्नमेंट सिक्योरिटी परचेज कर लिया, तो अब रिमेनिंग 690 करोड़ था, इसने लोन में प्रोवाइड कर दिया। अब क्या होता है, अचानक से लेट से कोई बहुत बड़ा बोरोवर बैंक के पास पहुंचता है, ठीक है। बैंक के पास क्या हुआ, कोई बहुत बड़ा बोरोवर पहुंचता है और इसे 50 करोड़ की रिक्वायरमेंट है, लोन लेने पहुंच गया। अब बैंक के पास इतना पैसा तो है नहीं कि बैंक लोन में इस पैसे को दे, बैंक कहाँ से देगी 50 करोड़। अब बैंक के पास बड़ी पार्टी पहुंची है, तो बैंक इसे मना भी नहीं करना चाहता है। तो अब बैंक क्या करेगा, बैंक के पास पैसा है नहीं, तो बैंक इस पैसे को टच नहीं कर सकता है। बैंक के पास ये पैसा है तो 690 करोड़ तो ये इसने लोन में प्रोवाइड कर रखा है, 100 करोड़ का इसने गवर्नमेंट सिक्योरिटी का परचेज कर रखा है। तो बैंक क्या करेगा अब, तो बैंक इस केस में आरबीआई के पास जाता है बोरो करने के लिए, फॉर शॉर्ट टर्म। जनरली 1 दिन, 7 दिन, 14 दिन ऐसे होता है, 14-15 दिन तक का होता है, शॉर्ट टर्म बोरिंग होता है, शॉर्ट टर्म। और आरबीआई को जाके क्या बोलता है कि मेरे पास 50 करोड़ का रिक्वायरमेंट है, तो आप हमको ये 50 करोड़ दे दीजिए। तो आरबीआई बोलेगा भाई हम आपको 50 करोड़ क्यों दें, आप कुछ कोलेटरल रखिए तभी हम आपको देंगे, हम ऐसे क्यों दे दें आपको 50 करोड़। तो वो बोलता है कि ठीक है, मेरे पास कोलेटरल रखने के लिए गवर्नमेंट सिक्योरिटी पड़ा है, तो मैं आपको ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी प्रोवाइड करता हूँ और इसके बदले में आप मुझे पैसा प्रोवाइड करिए। तो आरबीआई रेडी हो जाता है, ठीक है। लेकिन अब आरबीआई रेडी होता है कि हम आपको पैसा तो दे देंगे, आप हमको कोलेटरल दीजिएगा, लेकिन आरबीआई क्यों दे पैसा, उसको कुछ इंटरेस्ट भी तो इस पे अर्न करना होगा। कोई आपसे पैसा मांगने आएगा तो आप उसको पैसा दे दीजिएगा फ्री में, कोई आपसे एक हैवी अमाउंट मांगने आएगा तो आप उसको कहिएगा ना कि भाई हमको इस पे कुछ इंटरेस्ट चाहिए। तो आरबीआई को भी इस पे कुछ इंटरेस्ट चाहिए होगा। तो यही जो इंटरेस्ट जो इस पे अर्न करता है ना, इसी को बोलते हैं रेपो। और ये किस तरीके का इंटरेस्ट होता है अभी मैं आपको बताता हूँ। बताइए, इतनी सारी बातें अभी तक आपको समझ आई कि नहीं आई। इससे सिंपल एक्सप्लेनेशन हो ही नहीं सकता है। बट स्टिल अभी तक अगर आपको समझ नहीं आया तो आप बताइए, फिर से मैं समझाऊंगा। क्या किसी को अभी तक इसमें डाउट है यहाँ तक। क्लियर है ना, फाइन। आप लोग जीनियस हो यार, एक बार में समझ जाते हो। मुझे ऐसा लगता है कि कभी आप लोग मेरा 10 बार दिमाग खाओगे, बट एक बार में आप लोग समझ जाते हो। इतना जीनियस ब्रेन कहाँ से लेके आए, किसने हैंड रेज कर रखा है, क्या पूछना है आपको, चैट कॉलम में पूछ लीजिए। देखिए, अब क्या है कि लेट से ये 50 करोड़ था, इसको 100 करोड़ ही बना देते हैं तो थोड़ा आसान हो जाएगा। या 50 करोड़ आप रखना चाहें 50 करोड़ रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, क्रेडिट गोज टू यू, अच्छा मतलब मुझे क्रेडिट जाता है, ओके चलिए ठीक है। अब यहाँ पे बैंक है और यहाँ पे आरबीआई है, ठीक है। अब बैंक को क्या है, 100 करोड़ की रिक्वायरमेंट है, और बैंक के पास क्या पड़ा हुआ है, अभी
सर डिस्कनेक्ट हो गया, प्लीज रिपीट आफ्टर कम बिग बरोवर। आबिद आप ना, अच्छा ठीक है मैं रिपीट कर देता हूँ, देखिए फटाफट मैं रिपीट कर देता हूँ। देखिए ये 1000 करोड़ रुपीज बैंक के पास था। अब बैंक ने इसे 210 करोड़ रिजर्व में रख दिया, रिमेनिंग 790 करोड़ था। 790 करोड़ का इसने 100 करोड़ का गवर्नमेंट सिक्योरिटी परचेज कर लिया और 690 करोड़ इसने लोन में प्रोवाइड कर दिया। अब कल को इसके पास कोई बोरोवर आता है, 100 करोड़ उसे बोरो करना है, 50 करोड़ बोरो करना है, जितना भी बोरो करना है। अब इसके पास 1 रुपया भी तो है नहीं, तो ये क्या करेगा? ये जाता है आरबीआई के पास कि बोरो करने के लिए आरबीआई से। तो आरबीआई अब इसको फ्री में तो पैसा देगी नहीं, तो आरबीआई इससे कुछ कोलेटरल मांगती है, उससे रेट ऑफ इंटरेस्ट मांगती है और तब इसको पैसा देती है। लेकिन ये सब जो पैसा देती है सब शॉर्ट टर्म के लिए होता है, 1 दिन 7 दिन 14 दिन तक का ही होता है, ये सब शॉर्ट टर्म के लिए होता है, लंबे समय के लिए नहीं होता है कि 1 साल 5 महीना 6 महीना, ऐसा नहीं होता है। ये सब शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी मिसमैच में होता है, ठीक है। तो अब देखिए, अब इसके बाद की हम लोग बात कर रहे हैं, ये आपका बैंक है, ये आरबीआई है। बैंक को 100 करोड़ का रिक्वायरमेंट है, ठीक है। बैंक के पास क्या है? तो बैंक के पास गवर्नमेंट सिक्योरिटी है। तो बैंक इस गवर्नमेंट सिक्योरिटी को आरबीआई को सेल करता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ठीक है। और इस गवर्नमेंट सिक्योरिटी के साथ एक प्री डिटरमिन्ड रेट एंड टाइम मेंशन होता है। अभी इसका क्या मतलब है, अभी मैं आपको समझा रहा हूँ। और ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी जब आरबीआई को सेल करेगा तो आरबीआई इसको पैसा प्रोवाइड करेगी, यही ना है। इतना सिंपल सा तो है। 100 करोड़ का इसका रिक्वायरमेंट है, तो इसने 100 करोड़ का गवर्नमेंट सिक्योरिटी सेल किया आरबीआई को, और आरबीआई इसको 100 करोड़ कैश प्रोवाइड कर दिया। लेकिन क्या सिर्फ गवर्नमेंट सिक्योरिटी देने से आरबीआई कैश देगा? नहीं, आरबीआई इस पे तो कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट भी चार्ज करेगा। तो अब क्या होता है, आरबीआई क्या बोलता है कि मैं कुछ सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट इस पे चार्ज करूंगा। तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे चार्ज होता है, अभी देखिए। देखिए, ये देखिए यहाँ पे ये बैंक है, ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी सेल करता है 100 करोड़ को, 100 करोड़ का आरबीआई को, क्योंकि इसको कैश का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। और इसका गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो 1 साल बाद या कुछ टाइम बाद जो मैच्योर होने वाला है, तो बैंक के पास गवर्नमेंट सिक्योरिटी है। तो बैंक एक रीपर्चेज एग्रीमेंट साइन करता है और क्या बोलता है कि इट विल रीपर्चेज, मतलब फिर से परचेज करना। रीपर्चेज का क्या मतलब हो गया? फिर से परचेज करना। और क्या बोलता है कि इट विल अगेन बाय दीज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एट 104 करोड़। 100 करोड़ का गवर्नमेंट सिक्योरिटी दे रहा है और आरबीआई को बोलता है कि अभी मैं आपको 100 करोड़ का गवर्नमेंट सिक्योरिटी दे रहा हूँ, और इस गवर्नमेंट सिक्योरिटी को जब मैं परचेज करने आऊंगा आपसे, तो मैं 104 करोड़ में आपसे खरीद के ले जाऊंगा, ठीक है। तो समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? बैंक को 100 करोड़ का रिक्वायरमेंट है, तो बैंक क्या कर रहा है, इसको गवर्नमेंट सिक्योरिटी दे रहा है, और गवर्नमेंट सिक्योरिटी के साथ एक नोट मेंशन होता है कि आफ्टर 5 डेज, आफ्टर 10 डेज, मैं क्या करूंगा कि ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी आपसे फिर से परचेज करने आऊंगा। और अभी मैं आपको ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी 100 करोड़ में दे रहा हूँ ना, तो आफ्टर 5 डेज मैं ये जब गवर्नमेंट सिक्योरिटी आपसे परचेज करने आऊंगा, तो मैं 104 करोड़ में आपसे परचेज करूंगा, ठीक है। तो ये जो 104 करोड़ में परचेज करेगा, तो 4 करोड़ जो प्रॉफिट हुआ वो किसको हुआ? वो आरबीआई को हुआ ना। अब आप बोलेंगे कि सर आपने 104 करोड़ क्यों लिया है? क्योंकि अभी रेट ऑफ इंटरेस्ट रेपो पे 4% चल रहा है, इसीलिए मैंने 104 करोड़ लिया है। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 3% चल रहा होता तो मैं 103 करोड़ ले लेता, ठीक है। तो ये जो प्रॉफिट अर्न होता है आरबीआई का, रेपो रेट, इसी को बोलते हैं शॉर्ट टर्म बोरोइंग के केस में। हाँ, तो यही 4 करोड़ वो रेट ऑफ इंटरेस्ट की तरफ पे कर रहा है, तो यही 4% हुआ ना। 104 करोड़ आरबीआई को बैंक ने 100 करोड़ का सेल किया, और फिर बैंक इससे परचेज किया 104 करोड़ में। तो 100 करोड़ में सेल करके 104 करोड़ में परचेज कर रहा है, तो बैंक कितना का उसको नुकसान हो रहा है? 4 करोड़ का नुकसान हो रहा है ना, आउट ऑफ 100। मीन्स आरबीआई को 4 करोड़ का प्रॉफिट हो रहा है 100 करोड़ पे, तो मतलब 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेपो का जो चार्ज हो गया वो क्या हो गया? रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसी को बोलते हैं आर ई फॉर री परचेज ऑप्शन, मतलब फिर से वो परचेज करेगा, ठीक है। समझ आया?
क्या किसी को इसमें कोई डाउट? किसी को कोई डाउट है कि कुछ पूछना है? रेपो में, रेपो क्या होता है? सबका क्लियर हुआ रेपो रेट? इट इज इंटरेस्टिंग सर। मैंने बोला है कि मैं पूरा मैक्रो इकोनॉमिक्स आपको खेल खेल में याद करा दूंगा। हाँ, अगर बैंक के पास गवर्नमेंट सिक्योरिटीज नहीं है तो फिर बैंक को चार्ज लगेगा। फिर उस केस में क्या होता है? तभी तो बैंक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज रखती है खरीद के। अगर बैंक के पास नहीं है तो उस केस में एमएसएफ का सहारा लेना पड़ता है। अब ये एमएसएफ क्या है, तो ये भी हम लोग देखेंगे कि एमएसएफ क्या होता है। हाँ, रेपो रेट, ये सब कुछ जितना भी मॉनेटरी पॉलिसी का टूल्स होता है ना, ये सब किसके द्वारा डिसाइड किया जाता है? ये सब आरबीआई के द्वारा डिसाइड किया जाता है। तभी तो अब क्या है, अब अभी हम लोग थोड़ा देर में अभी समझेंगे कि कैसे इससे इन्फ्लेशन कंट्रोल होता है। ठीक है। अब आपके दिमाग में आ सकता है ये बात कि सर मान लीजिए कि अगर बैंक ने बोल दिया कि मैं फिर से परचेज कर लूंगा, लेकिन अगर बैंक नहीं परचेज करता है तो क्या होगा? तब तो फिर आरबीआई को नुकसान हो जाएगा। नहीं, आरबीआई को नुकसान नहीं होगा। फिर जिसके पास गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होता है ना, उसी के पास बैंक सॉरी गवर्नमेंट उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगी, देगी। मतलब कि अगर आरबीआई के पास गवर्नमेंट सिक्योरिटी पड़ा है तो आरबीआई को रेट ऑफ इंटरेस्ट उसमें मिलता है, चला जाएगा, बैंक को उस पर नहीं मिलेगा। तो ऐसा ही होता है। समझ में आ रहा है आप लोग को? तो सर ये आरबीआई का मोनोपोली नहीं है। ये एक्चुअल ऐसा ये नहीं है कि आरबीआई का मोनोपोली। आरबीआई बैंकर्स बैंक है, ये देश के भलाई के लिए काम करता है। तो ये सिर्फ लिक्विडिटी मिसमैच को बैलेंस करता है। अभी मैं आपको समझाऊंगा कि लिक्विडिटी मिसमैच कैसे बैलेंस किया जाता है। देखिए, लेंडिंग रेट, जो जिस रेट पे रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, जिस रेट पे आपको लोन मिलता है, उससे मनी सप्लाई इफेक्ट होता है ना, उससे डिमांड इफेक्ट होता है ना, और डिमांड एक मेजर डिटर्मिनेंट होता है ना इन्फ्लेशन का। तो क्या कोई मुझे ये बता सकता है कि अगर इन्फ्लेशन है तो रेपो रेट इंक्रीज करेंगे कि डिक्रीज करेंगे? रेपो इंक्रीज करें या डिक्रीज करें? कोई सोच के बता सकता है? 1 मिनट का मैं आप लोगों को टाइम दे रहा हूँ। अगर इन्फ्लेशन है तो रेपो इंक्रीज करें या डिक्रीज करें? चलिए, मुझे पता था इंक्रीज डिक्रीज में केस फंसेगा। अब मैं आपको समझाता हूँ क्या है। कि 100,000 करोड़ था बैंक के पास, इसमें बैंक 210 करोड़ रिजर्व में रख दिया, और 790 करोड़ का बैंक ने लोन में प्रोवाइड किया, जिसमें कि 100 करोड़ का इसने गवर्नमेंट सिक्योरिटी परचेज कर लिया, और 690 करोड़ का इसने लोन में प्रोवाइड किया। ठीक है। अब क्या है कि अगर इन्फ्लेशन है मार्केट में, ठीक, मतलब लोगों के पास बहुत पैसा है, तो अब अगर कोई पार्टी बैंक के पास पहुंच रही है बोरो करने के लिए, ठीक है, तो ये बोरोइंग रेट बढ़ा दे या घटा दे, इस किसके पास ये पावर है? तो आरबीआई के पास ये पावर है। कैसे? क्योंकि बैंक के पास तो पैसा है नहीं। तो जब कोई कस्टमर बैंक से पैसा बोरो करने के लिए पहुंचा, तो बैंक क्या करेगा? आरबीआई के पास जाएगा। ठीक है। अब आरबीआई के पास जब बैंक जाता है तो आरबीआई क्या करेगी कि अगर उसको मार्केट से पैसा रिड्यूस करना है, इन्फ्लेशन का मतलब क्या है कि बहुत पैसा है तो मार्केट से पैसा रिड्यूस करना है, तो वो रेपो रेट ना बहुत इंक्रीज कर देती है। तो बैंक के लिए आरबीआई से लोन बोरो करना कॉस्टली हो गया। ठीक है। अब जब बैंक को बहुत कॉस्टली रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आरबीआई पैसा दे रही है, लेट से बैंक का उसने इंक्रीज करके 8% कर दिया, तो अब फिर बैंक जो पैसा बोरो करके आरबीआई से अपने पास लेके आई, अब उसी पैसे को बैंक जब कस्टमर को देगी, तो कस्टमर को पहले अगर 10% पे देती थी तो उसको इंक्रीज करके वो 15% कर दी। तो अब क्या है कि कस्टमर जो ये सोच के आया था कि 10% पे रेट ऑफ इंटरेस्ट पे उसको पैसा मिल जाएगा, अब उसको पैसा क्या मिल रहा है? पर 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिल रहा है। तो बहुत कम कस्टमर अब बोरो कर पाएंगे। तो जब बोरोइंग कम होगा तो क्या होगा? मार्केट में पैसा रिड्यूस हो जाएगा। तो इन्फ्लेशन के टाइम पे रेपो इंक्रीज किया जाता है, और डिफ्लेशन के टाइम पे ठीक उल्टा होगा। तो रेपो क्या किया जाएगा? डिक्रीज किया जाएगा। बताइए, समझ आया क्लैरिटी के साथ कि नहीं आया? किसी को आप समझा सकते हैं? समझ आया कि नहीं आया?
समझ आया कि नहीं आया? 100% क्लियर? अच्छा, किसका किसका 100% क्लियर नहीं हुआ है? मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस क्लास में कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसका 100% क्लियर नहीं हुआ हो? देखिए, अगर मैक्रो इकोनॉमिक्स अगर मैं आपको 100% क्लैरिटी के साथ नहीं पढ़ा पाया ना, तो फिर आप कहीं इस टॉपिक को इस तरीके से नहीं समझ सकते, क्योंकि ये मेरा स्ट्रेंथ है। कहीं कोई डाउट का जगह ही नहीं मैं छोड़ता हूँ। एक-एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बहुत ही बेसिक लेवल पे जाके एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जबकि ये सब जो टॉपिक मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये पूरा टॉपिक 1 घंटे का है, 1 आवर का है। उसमें सीआरआर, एसएलआर, रेपो, रिवर्स रेपो, एमएसएफ, बैंक रेट 1 घंटे में खत्म होता है। बट स्टिल मैं आपको हर एक दिन में 2 ही चीज़ पढ़ा रहा हूँ, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। फिर भी आप लोग हल्ला करते हैं कि सर सिलेबस नहीं ओवर हो रहा है, सिलेबस नहीं ओवर हो रहा है। एक तो मैं आप लोगों के लिए सोचता हूँ, आप लोग मेरे पास आ जाते हैं, सर सिलेबस नहीं ओवर हो रहा है। चलिए, आई थिंक कि रेपो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ गया। अब ये सब चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, स्टिल मैं आपको नोट्स दे दूँगा, आपको मन होगा तो आप पढ़ लेना। देखिए, यहाँ पे यही चीज़ मैंने लिख रखा है कि कैसे रेपो रेट, मनी सप्लाई, इंटरेस्ट रेट और इन्फ्लेशन आपस में लिंक्ड होता है। तो टू फाइट इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन से फाइट करना है मतलब मार्केट में इन्फ्लेशन है, तो आरबीआई क्या करेगा? रेपो रेट को इंक्रीज़ करेगा। रेपो रेट इंक्रीज़ करने से क्या होगा? बैंक के लिए कॉस्टली हो जाएगा। तो बैंक के लिए कॉस्टली हो गया, तो बैंक अब लोन को कॉस्टली कर देगा कस्टमर के लिए, तो लोन बिकम्स कॉस्टलियर, तो पीपल विल बोरो लेस, मनी सप्लाई मार्केट में रिड्यूस होगा। जब मनी सप्लाई मार्केट में रिड्यूस होगा, तो डिमांड फॉर गुड्स गोज़ डाउन। जब डिमांड गुड्स का नीचे जाएगा, तो इन्फ्लेशन कंट्रोल हो गया। तो देखिए, अगर आप इस चीज़ को पढ़ेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। आप पढ़ लेना एक बार, मैंने आपको सब कुछ यहाँ पे समझा रखा है। दूसरा केस क्या है? डिफ्लेशन का केस है कि कैसे डिफ्लेशन में अ, जो मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स होता है, रेपो रेट, उससे फाइट किया जाता है। तो अगेन क्या करेगा? रेपो रेट को डिक्रीज़ करेगा, रेपो रेट डिक्रीज़ करेगा तो लोन चीप हो जाएगा बैंक्स के लिए। बैंक्स के लिए लोन चीप हो जाएगा तो बैंक इस बेनिफिट को कस्टमर को फॉरवर्ड करेगा। तो कस्टमर के लिए भी लोन चीप हो गया। कस्टमर के लिए लोन चीप हो गया तो लोग ज़्यादा बोरो करेंगे तो मनी सप्लाई मार्केट में इंक्रीज़ हुआ, मनी सप्लाई मार्केट में इंक्रीज़ हुआ तो डिमांड्स फॉर गुड्स ऊपर जाएगा। डिमांड्स फॉर गुड्स जब ऊपर जाता है तो डिफ्लेशन कंट्रोल हो जाता है, मतलब कि मार्केट अपनी इक्विलिब्रियम स्टेट में फिर से पहुँच गया। हाँ, जैसे सीआर और एसएलआर में इन्फ्लेशन के टाइम पे रेट इंक्रीज़ होता है ना, वैसे ही रेपो और रिवर्स रेपो के टाइम पे भी इसको चेंज किया जाता है। तो पॉलिसी रेट क्यों कहा जाता है रेपो रेट को? क्योंकि इन्फ्लेशन में ना सबसे पहले सीआरआर और एसएलआर से भी पहले ना इस चीज़ पे फ़ोकस किया जाता है, रेपो रेट पे, क्योंकि रेपो रेट हर दिन बैंक पैसा बोरो करने जाता है आरबीआई से। तो ये हर दिन को कभी आज लोन कॉस्टली कर दिया, कभी चीप कर दिया, तो आरबीआई डेली बाय डेली इस चीज़ को मार्केट में बैलेंस कर सकता है। बट सीआरआर और एसएलआर को डेली बाय डेली वो रिड्यूस इंक्रीज़ नहीं कर सकता है। समझ में आ गया? तो इसीलिए इसको पॉलिसी रेट बोलते हैं। ओके सर। चलिए, अब देखिए रिवर्स रेपो रेट का कॉन्सेप्ट क्या होता है? तो ठीक अपोज़िट कॉन्सेप्ट होता है। अभी आपने बहुत सारे बुक्स में आप ये पढ़ेंगे कि रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? तो जब आरबीआई को ज़रूरत होती है तो आरबीआई बैंक से बोरो करने जाता है। लेकिन कॉन्सेप्ट ये नहीं होता है, आरबीआई को पैसे की ज़रूरत होगी क्या? आरबीआई को पैसे की क्यों ज़रूरत होगी? आरबीआई क्या किसी को लोन वोन प्रोवाइड करता है? तो ऐसा कुछ नहीं होता है। ये सब गलत कॉन्सेप्ट है। रिवर्स रेपो का क्या मतलब होता है? जब बैंक के पास एक्स्ट्रा फंड होता है तो बैंक उस पैसे को क्या करता है? आरबीआई के पास डिपॉजिट कर या पार्क करता है। और ऐसा क्यों होता है? तो इस केस को भी हम लोग समझते हैं, क्या होता है? ये 1000 करोड़ है, इसमें से 210 करोड़ तो रिज़र्व में चला गया। अब इसको मैं डिटेल में नहीं पढ़ाऊँगा क्योंकि ये आपको पता है कि 210 करोड़ कैसे रिज़र्व में गया। अब ये बचा 790 करोड़। इस 790 करोड़ का इसने 100 करोड़ का गवर्नमेंट सिक्योरिटी परचेज़ कर लिया है। अब ये 690 करोड़ इसको लोन में प्रोवाइड करना है। लेकिन क्या है कि 690 करोड़ में बोरोवर सिर्फ 500 करोड़ ही बोरो करके चले गए। अभी भी 190 करोड़ जो है ना, इसके पास पैसा आइडियल बचा हुआ है।
ठीक है। तो अब जब इसके पास पैसा आइडल बचा हुआ है, इसको इस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है, तो क्या होगा, ये पैसा क्या करेगा, आरबीआई के पास जाके पार्क करता है, ताकि हम आरबीआई को दे दें, तो आरबीआई से हमको कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट मिला। अब आप बोलेंगे कि आरबीआई इसको क्यों रेट ऑफ इंटरेस्ट देगा और ऐसा क्यों होगा? तो आरबीआई जानता है कि अगर हम इसको 690 करोड़ जो है, अगर 500 करोड़ इसने लोन में प्रोवाइड कर दिया है, अब सपोज करिए 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे इसने लोन में प्रोवाइड किया है कस्टमर को। अब क्या है कि जो रिमेनिंग अमाउंट है, अगर इसका लोन में पैसा नहीं जाएगा तो अपने ये रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम कर देगा, ये 10% से 9% कर देगा, ताकि जब लोन चीप हो जाता है तो बहुत लोग पैसा लो बोरो करने चले जाते हैं। तो जैसे ही ये पैसा डिक्रीज करता है ना, तो क्या होता है कि फिर से मार्केट में पैसा बहुत ज्यादा फ्लो करने लगता है। तो इस चीज से बचने के लिए आरबीआई क्या करता है कि इसको रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड करता है कि जो रिमेनिंग अमाउंट है, जो आपके पास सरप्लस फंड है, वो आप मेरे पास आके पार्क कर दीजिए, तो हम आपको इस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट देंगे। ठीक है। तो जो एक्स्ट्रा मनी ये पार्क करता है आरबीआई के पास, जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, वही रेट ऑफ इंटरेस्ट को बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। और इसको रिवर्स रेपो रेट क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब ये एक्स्ट्रा मनी आरबीआई के पास पार्क करता है, तो आरबीआई से कुछ कोलेटरल लेगा, और इस केस में कोलेटरल क्या होता है, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी। अभी देखिए, अभी समझाता हूँ आपको। Reverse repo operation is when RBI borrow money from banks by lending securities। एक तरीके से इसको यही बोला जाता है ना कि आरबीआई ने, ये भी डिसाइड करता है, आरबीआई ही डिसाइड करेगा, ये सब आरबीआई के द्वारा डिसाइड होता है कि रेपो रेट क्या होगा, रिवर्स रेपो रेट क्या होगा, ये सब कुछ आरबीआई के द्वारा डिसाइड किया जाता है। इनफैक्ट ये आरबीआई के द्वारा डिसाइड नहीं किया जाता है, इसके लिए अब एक कमिटी है जिसको बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी। तो एक्चुअली में ये जो डिसीजन होता है ना, वो मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी ने डिसाइड करना होता है। आरबीआई इसका सही आंसर नहीं है, इसका सही आंसर है मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी, जिसमें 6 मेंबर्स होते हैं। तो ये 6 मेंबर्स जो होते हैं ना, ये लोग मिल के डिसाइड करते हैं। ठीक है। ये चीज मैंने आपको यहाँ पे लिख भी रखा है, यहाँ पे देखिएगा। जब आरबीआई एक्ट से पहले 1934 के पहले ना, जो गवर्नर था ना, वो डिसाइड करता था। लेकिन आफ्टर आरबीआई एक्ट 1934 के बाद जो अमेंडमेंट हुआ ना, इस अमेंडमेंट के बाद मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का फॉर्मेशन हुआ। और ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो होते हैं ना, ये 6 मेंबर्स के होते हैं, और ये 6 मेंबर्स मिलके आपस में डिसाइड करते हैं कि क्या रेट होना चाहिए। ठीक है। तो ये जो टूल्स होता है ना, ये टूल्स क्या कर रहा है, लिक्विडिटी एब्जॉर्ब करता है सिस्टम से। कैसे लिक्विडिटी एब्जॉर्ब करता है, और ये शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है। अभी मैं आपको समझा रहा हूँ कि ये टूल्स जो लिक्विडिटी ऑब्जॉर्व कैसे करता है। जो रेपो होता है, ये क्या कर रहा है, लिक्विडिटी पार्क करने का कोशिश करता है। जब बैंक आरबीआई से बोरो करता है, तो आरबीआई से पैसा निकल के बैंक के पास जा रहा है, और बैंक से पैसा निकल के पब्लिक के पास जा रहा है। तो रेपो के केस में ये पैसा क्या हो रहा है, पब्लिक के पास जा रहा है, तो पैसा इंजेक्ट हो रहा है मार्केट में। और जब बैंक आरबीआई के पास पैसा पहुंच रहा है, तो ये पैसा क्या हो रहा है, एब्जॉर्ब हो रहा है मार्केट से। तो हमेशा याद रखिएगा, रेपो के केस में क्या होता है, पैसा इंजेक्ट किया जाता है मार्केट में, और रिवर्स रेपो के केस में क्या होता है, एब्जॉर्ब किया जाता है मार्केट से। ठीक है। अभी देखते हैं कि कैसे एब्जॉर्ब होता है, क्या होता है। अभी जैसे मैंने आपको बताया ना, ये 500 करोड़, या फिर क्या होता है, कभी-कभी ऐसा होता है कि आरबीआई को पैसा एब्जॉर्ब, मार्केट से पैसा निकालना है, इन्फ्लेशन का टाइम है, ठीक है? बहुत पैसा है। तो अब आरबीआई क्या करती है ना, कि जिस रेट पे बैंक कस्टमर को लोन प्रोवाइड करता है, उससे भी हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे बैंक कभी-कभी रिवर्स रेपो के केस में बैंक को बोल आरबीआई बोलती है बैंक को कि आप मेरे पास पैसा पार्क कर दीजिए, मैं आपको उतना रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड करूँगा। तो बैंक क्या करता है, वो पैसा आरबीआई के पास पार्क कर देता है, ताकि कस्टमर के लिए जो लोन हो, वो उतना ना मिल पाए, क्योंकि इन्फ्लेशन है। तो बैंक को क्या करना है, इन्फ्लेशन के टाइम पे आरबीआई क्या चाहती है कि बैंकों से हम पैसा निकाल के अपने पास ले लें, मार्केट से हम पैसा हटा दें, तो वो लोन को क्या करेगी, वो कॉस्टली करना चाहेगी।
ठीक है। Sir, can we say that interest on loan which we pay to the bank for any liability is this reverse repo rate for the bank? नहीं, रिवर्स रेपो रेट तो वो रेट होता है जिस रेट पे बैंक जो है वो आरबीआई के पास पैसा पार्क करती है। जैसे बैंक जब आरबीआई से बोरो कर रही थी पैसा, बोरो, तो किसी रेट पे आरबीआई से बोरो कर रही थी, तो इस रेट को क्या बोलते हैं? रेपो रेट। अब जब बैंक के पास अपना सरप्लस फंड बैंक अपना सरप्लस फंड आरबीआई के पास जिस रेट पे जमा करती है उसी रेट को बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। अब बताइए आप लोग कि अगर मार्केट में इन्फ्लेशन है तो रिवर्स रेपो रेट क्या करना चाहिए? इंक्रीज करना चाहिए या डिक्रीज करना चाहिए? अगर मार्केट में इन्फ्लेशन है तो रिवर्स रेपो रेट को हम इंक्रीज करें या डिक्रीज करें? नहीं ऑनर, ये हमेशा नहीं होता है। डिक्रीज नहीं, आप लोग जो लोग डिक्रीज बोल रहे हैं वो लोग समझ नहीं पाए अभी तक। इन्फ्लेशन के टाइम पे रिवर्स रेपो रेट को भी इंक्रीज करेंगे। अब क्यों इंक्रीज करेंगे? इन्फ्लेशन है, मतलब लोगों के पास बहुत पैसा है, तो आरबीआई क्या चाहेगी कि ये पैसा मैं सिस्टम से निकाल के अपने पास रख लूं, और इस पैसे को सिस्टम से निकाल के अपने पास रखने का एक ही मीडियम होता है, बैंक। तो आरबीआई क्या कोशिश करेगी कि बैंक वाले जो हैं वो लोन कॉस्टली कर दें। अब लोन कैसे कॉस्टली करेंगे? तो बैंक के पास जितना एक्स्ट्रा सरप्लस फंड होगा वो सारा का सारा फंड आरबीआई कोशिश करेगी कि मेरे पास जमा कर दे। तो बैंक कब मोटिवेट होगा आरबीआई के पास पैसा जमा करने के लिए? जब रिवर्स रेपो रेट ज्यादा होगा, जब इसको ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, तो उस टाइम पे क्या होगा कि बैंक कस्टमर को ना लोन देखते हुए ये पैसा आरबीआई के पास जमा करने चली जाएगी। तो जब बैंक के पास लोनेबल अमाउंट में से पैसा, बहुत सारा पैसा आरबीआई के पास जमा हो गया, कुछ पैसा बचेगा, तो कस्टमर के लिए लोन तो ऑटोमेटिकली कॉस्टली हो गया ना। तो आरबीआई देख रहे हैं कैसे गेम खेल रहा है कि जब इसको पैसा इंजेक्ट करना है तो क्या करेगा, ये रिवर्स रेपो रेट को क्या करेगा, एकदम डिक्रीज कर देगा, ताकि अब बैंक के पास मोटिवेशन ही नहीं होगा कि वो आरबीआई के पास पैसा जमा करे। क्यों जमा करेगा? उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट लोन पे ज्यादा मिल रहा है तो वो क्यों पैसा जमा करेगा? तो वो क्या करेगा कि बैंक, जब आरबीआई देखेगा कि मार्केट में डिफ्लेशन है तो डिफ्लेशन के टाइम पे वो रिवर्स रेपो रेट को कम कर देगा। कम करेगा तो बैंक इस पैसे को आरबीआई के पास ना जमा करके पब्लिक को देगी, पब्लिक के पास देगी, मतलब कि चीप रेट पे देगी। और जब आरबीआई देखता है कि बैंकों में, सॉरी, मार्केट में इन्फ्लेशन ज्यादा है, तो वो क्या करेगा, रिवर्स रेपो रेट को इंक्रीज कर देगा। तो बैंक फिर मोटिवेट हो जाएगा कि चलो हम यहाँ पे पैसा जमा करें। तो यहाँ पे जब पैसा जमा करेगा तो अब पैसा यहाँ पे घट गया, तो पैसा घट गया तो लोन कॉस्टली हो गया, लोन कॉस्टली हो गया तो फिर मार्केट से क्या हो गया, पैसा निकल गया। तो इतना सिंपल सा चीज है कि अगर इन्फ्लेशन होगा तो रिवर्स रेपो रेट को इंक्रीज किया जाएगा, और डिफ्लेशन होगा तो रिवर्स रेपो रेट को डिक्रीज किया जाएगा। बताइए किसको समझ आया और किसको समझ नहीं आया? कोई है जिसे, जो ये बोले कि मुझे सर समझ नहीं आया? किसका 100% क्लियर हुआ आज के क्लास में? कोई डाउट किसी का रह गया? इज देयर एनीवन हु इज स्टिल फेसिंग सम डिफिकल्टी? क्लियर? चलिए, और कल के क्लास में फिर हम लोग बैंक रेट और एमएसएफ देखेंगे, और फिर हम लोग का मॉनेटरी पॉलिसी का लगभग क्वांटिटेटिव टूल्स क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग एक बार इस सब चीज़ को रिवाइज कर लेंगे। नोट्स, अभी आप लोग तुरंत डिमांड करेंगे कि सर नोट्स भेजिए, तो ठीक है, थोड़ा टाइम दीजिए मुझे। यू नो कि मैं दिल्ली में नहीं हूँ, आउट ऑफ द सिटी हूँ, तो थोड़ा टाइम लग जाएगा मुझे नोट सेंड करने में। मैं कर दूंगा सेंड आप लोगों को, ठीक है।
कल आप लोगों की क्लास फिर कितने बजे होगी? 11 ओ क्लॉक की होगी, ठीक है? सर इससे पहले कभी ये समझ नहीं आया था। थैंक यू सर। ओके। क्रेडिट गोज़ टू यू ऑल क्योंकि आप लोग बहुत डेडिकेटली आते हैं और मेरा क्लास करते हैं। तो मुझे भी मोटिवेशन मिलता है कि आप लोगों को मैं पूरा 100% अपना दूँ, तो तभी मैं आप लोगों को 100% दे पाता हूँ, तभी आप लोगों को समझ आता है। तो क्रेडिट गोज़ टू यू ऑल कि आप लोग इतना डेडिकेटली आके मेरा क्लास करते हैं। अगर आप लोग इतना डेडिकेटली आके क्लास नहीं करते तो मुझे भी मोटिवेशन नहीं मिलता आप लोगों को पढ़ाने का। फिर ये सारा टॉपिक जो है ना ये 1 घंटे में मैं सबको ओवर कर देता। नहीं, शाम को क्लास नहीं होगी। अभी तो मैं यहाँ से शाम को क्लास नहीं ले सकता हूँ बिकॉज़ आफ्टर 5 मैं घर पे रहता ही नहीं हूँ। तो बस मैं शाम को मैं क्लास सिर्फ़ 5 बजे तक ले पा रहा हूँ अभी। ठीक है? चलिए, ओके। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू।